बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। पुराने टाइम में लोग कहते थे भगवान सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। 2014 के बाद वही लाइन बदल गई। अब लोग कहते हैं भगवान सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मोदी जी को बनाया। People in Rajkot are visiting a temple that's dedicated to Prime Minister Narendra Modi. कुछ लोग ये सुन के स्माइल करेंगे, कुछ लोग को गुस्सा आएगा, लेकिन आज का सवाल दोनों के लिए एक ही है, ये लॉयल्टी आई कहां से? मैं आपको ना बीजेपी का सपोर्टर बनाना चाहता हूं, ना ही उसका अपोजिशन। या वीडियो ना ही प्रोपेगेंडा है, ना ही अपोजिशन टूल किट। ये एक साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है, फैक्ट्स पे, प्रूफ्स पे और उस चीज पे जो तुम अपने आप से पूछने से डरते हो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो एंड तक पूरा देखना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि क्या मैं सही हूं या गलत। और यह वीडियो तुम्हारी सोच को भी सवाल करने पे मजबूर कर देगा। 1996 में इंडिया के एक टॉप साइकोलॉजिस्ट आशीष नंदी एक ऑर्डिनरी दिल्ली ऑफिस में एक आदमी का इंटरव्यू ले रहे थे। कई घंटे वो इंटरव्यू चलने के बाद जब वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक में सिर्फ इतना लिखा, टेक्स्ट बुक साइंस ऑफ अ फेसिस्ट पर्सनैलिटी। वो आदमी थे नरेंद्र मोदी। यहाँ पे सवाल यह नहीं है कि मोदी अच्छे हैं या बुरे, सवाल यह है क्या हम सच में जानते हैं कि 2014 में हमने जिसे वोट दिया वो क्यों दिया। एक बार सोच के देखो, 2014 में लोग क्या फील कर रहे थे? यूपीए के करप्शन से फ्रस्ट्रेशन थे। ये इंसान कब तक यूं ही राज करेंगे, दुष्ट और शैतान। कांग्रेस इतने घोटाले दिन पे दिन करते जा रही है। ये घोटालों की सरकार है, ये सरकार थोड़ी है। पहले एक घोटाला खत्म तो दूसरा घोटाला चालू। अन्ना हजारे मूवमेंट की एनर्जी अभी भी हवा में थी। फिर एक आदमी स्टेज पे आया 56 इंच की छाती का इमेज लेके, गुजरात डेवलपमेंट का मॉडल लेके और एक सिंपल प्रॉमिस लेके, अच्छे दिन आएंगे। वो प्रॉमिस लॉजिक से नहीं बिका, वो इमोशन से बिका। और इमोशन से बेचना यह एक ट्रेंड कैलकुलेटेड साइकोलॉजिस्ट स्किल होती है। फेसिस पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी और सबसे डेंजरस स्किल इसमें आती है। आशीष नंदी की प्रोफाइल में 3 स्पेसिफिक पैटर्न्स थे। पहला, नार्किसिस्ट सर्टेनिटी, एक आदमी जो कभी डाउट नहीं करता, जो अपनी इमेज को देश की इमेज से अलग नहीं करता, जो क्रिटिसिज्म को पर्सनल अटैक नहीं राष्ट्रद्रोह मानता है। दूसरा आता है अस वर्सेस देम की थिंकिंग। दुनिया हमेशा 2 हिस्सों में बटी है, अपने लोग और दुश्मन। कोई बीच का रास्ता नहीं है, या तुम मेरे साथ हो या तुम फिर देश के खिलाफ हो। यह सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, यह उस साइकोलॉजिकल पैटर्न की बात है जहां एक लीडर अपनी स्टोरी को इतनी एग्रेसिवली कंट्रोल करता है कि कोई ऑल्टरनेटिव वॉइस सुना ही नहीं देती। यह 1996 में नंदी ने देखा था। आज तुम अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी न्यूज फीड में, अपने ड्राइंग रूम की डिबेट्स में देख सकते हो। तो क्या 2014 का वोट गलत था? शायद हाँ या फिर शायद नहीं, लेकिन वो सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल यह है क्या तुमने सोच के वोट दिया था या फील करके? क्योंकि अगर फील करके तुमने वोट दिया था तो तुम अकेले नहीं थे। ट्रम्प, एर्डोगन, बोल्सोनारो, पूरी दुनिया में लोगों ने फील करके इन्हें वोट दिया था। साइकोलॉजिकल टेक्निक से बनाया गया था और आज उसकी सजा वो भुगत रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड पॉलिटिकल साइकोलॉजी है। और जब तुम ये समझ लो तो सिर्फ एक लीडर को नहीं, आने वाले फ्यूचर में हर एक लीडर को जज करना सीख जाओगे। बाकी ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, ताकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। यहां मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, नरेंद्र मोदी कौन है? हिंदू नेशनलिस्ट, सेकुलर लीडर, प्रो मुस्लिम, एंटी मुस्लिम, वेजिटेरियन एक्टिविस्ट या बीफ इंडस्ट्री के सपोर्टर? जवाब है सब कुछ और कुछ भी नहीं। देखिए ये पैटर्न, मोदी फियरी स्पीचेस देते हैं मटन और फिश कंजम्पशंस के बारे में, सेक्रेड हिंदू मंथ्स में। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। वो पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं स्ट्रॉन्ग हिंदू लीडर, राइट, अपनी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब ये देखिए, इलेक्टोरल बोर्ड्स के थ्रू मोदी गवर्नमेंट ने बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनीज के करोड़ के डोनेशन एक्सेप्ट किए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, मैं भी था। आपको ये बात तो याद होगी कि मोदी हमेशा अपने आप को गंगा का बेटा कहते कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, और माँ के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। 2018 में स्वामी सनानंद, जो कि एक जनरल डिवोटेड मॉन्क थे, वो गंगा पॉल्यूशन के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। उनके पास 3 स्पेसिफिक डिमांड्स थे। उन्होंने 3 लेटर्स लिखे थे पीएमओ को, जिसको आरटीआई डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करते हैं। लेटर्स रिसीव्ड हुए पर रिस्पांस एकदम 0। 111 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तब मोदी ने ट्विटर पे कंडोलेंस पोस्ट किया। एक गंगा का बेटा जो गंगा के लिए जीने मरने वाले सन्यासी को इग्नोर कर देता है। प्रज्वल रेवाना, 2900 प्लस वुमेन सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किए थे उस आदमी ने। वीडियोस लीक हुए, काफी हिंदूज वुमेन जिसकी विक्टिम थी। फीमेल रेसलर सड़क पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रही थी ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ। इस पे मोदी जी ने कहा था, आज हमारी माताओं बहनों के साथ जो हो रहा है, दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। यह हम सबका दायित्व बनता है, नारी सम्मान का, नारी सुरक्षा का, डिग्निटी ऑफ विमेन, यह हमारा सामाजिक दायित्व बनना चाहिए।
फिर क्या हुआ, मोदी ने प्रज्वल रेवाना के लिए कैंपेन किया और ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दिया। राजस्थान में मोदी कहते हैं इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। बिहार में जहां पॉलिटिकल कैलकुलेशन अलग थी, मोदी एक पीस मैसेंजर बन गए। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। अलीगढ़ में उन्होंने मुस्लिम को सपोर्ट दिखाया। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। मई 2024 में इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल होता है? क्या मोदी को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? नहीं, वो हमेशा से टू फेसेड रहे। 2014 में मोदी ने ट्वीट किया, सेक्युलरिज्म इज इन आवर ब्लड। 2020 में अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी इंडिया को हिंदू नेशंस के रूप में नहीं देखते, सबको अपनी रिलीजन फॉलो करने का फ्रीडम है और गवर्नमेंट सिर्फ एक ही रिलीजन फॉलो करती है, जो की है कॉन्स्टिट्यूशन। आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। हम संविधान को मानते हैं। इस देश में हर पंथ के लोगों को अपने पंथ का अनुपालना करने की संपूर्ण सुविधा है। मोदी ने इस्लाम और प्रॉफेट मोहम्मद की प्रेज की। उन्होंने कहा कि अल्लाह के 99 नामों में से कोई भी वायलेंस एडवोकेट नहीं करता, लेकिन पैटर्न ध्यान से देखो, यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं है। जहां सिखिज्म बेनिफिशियल है, मोदी टर्बन पहन लेते हैं, गुरुद्वारा में लंगर बनाते हैं। जर्नलिस्ट साक्षी जोशी ने उनके स्पेशल रिलेशनशिप्स का कॉम्प्लिकेशंस बनाए, लोग बुद्धा के साथ। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। यहाँ तक कि स्पेशल सिटीज या फिर कंट्रीज के साथ भी इमोशनल रिलेशनशिप्स है। बलिया के साथ, पंजाब के साथ, चाइना के साथ, फ्रांस के साथ और यूएसए के साथ। बंगाल के साथ कनेक्शन क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्लेम किया कि बचपन में कोलकाता की मेट्रो देखने गए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम, कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब वो 34 साल के थे। कभी 34 साल का बच्चा आपने कभी देखा है? उड़ीसा में प्रॉमिस करते हैं कि उड़ीसा को इंडिया का नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका में सेम प्रॉमिस कर्नाटका के लिए करते हैं। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए वोट लेने के लिए जो भी काम करना पड़े वो बोलेंगे। हर स्टेट में इमोशनल कनेक्शन फोर्ज करने के लिए कोई ना कोई स्पेशल रिलेशनशिप है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी होली काउ से इमोशनली मैनिपुलेट करती है और केरला में वही एकदम अपोजिट हो जाता है। क्वालिटी बीफ प्रॉमिस करते हैं वोटर्स के लिए। गोवा में अमित शाह ने कहा कि उनके पास इंडिया में बीफ बैन करने का कोई भी प्लान नहीं है, या कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, या एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। सिटीजन की वेलफेयर के लिए काम करना भी पावर गेन्स का एक अच्छा तरीका है, लेकिन मेहनत कौन करना चाहता है? जब काम दिखाने को कहा जाए तो या तो पाइप ड्रीम्स बेचते हैं या फिर ग्रेट परफॉर्मेंस स्टेज कर सकते हैं। 2014 याद है? गुजरात मॉडल, अच्छे दिन, गंगा क्लीनिंग, 100 स्मार्ट सिटीज, 15 लाख अकाउंट में, ब्लैक मनी वापस, ये सपने कब के एक्सपायर हो चुके हैं। डिमोनेटाइजेशन देखो, 2016 में अमित शाह ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट ब्लैक मनी कहा था। अगर ये बात सच है तो इस बेसिस पे वोट्स क्यों नहीं मांग रहे? 3 फार्म लॉज के बारे में सोचो। मोदी ने इन्हें हिस्टोरिक अचीवमेंट्स फॉर फार्मर्स का जब रिपेल किया गया तो प्रो गवर्नमेंट मीडिया ने रिपेल को ही मास्टर स्ट्रोक बताया। तो इस बेसिस पे वो वोट्स क्यों नहीं मांग रहे हैं? उन्होंने फार्मर्स की इनकम डबल करने की भी बात कही थी, उसका क्या हुआ? 2014 से पहले उनका स्लोगन था, ना तो खुद करप्ट हो, ना तो दूसरे को भी करप्ट होने दो। उन्होंने क्लेम किया था कि पार्लियामेंट गंगा जितना प्योर होगा। यह स्लोगन रिसेंटली कभी सुना है आपने? मोदी पहले क्रिटिसाइज करते थे कि प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लेशन शब्द तक नहीं बोलते थे।
प्लेट करके वोट दिला ली। दूसरा क्रिटिकल सवाल आता है, मोदी ने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एब्सोल्यूट पावर कैसे बनाई। हिस्टोरियंस हरबंस मुखिया ने एक आर्टिकल्स में मोदी की कंपैरिजन औरंगजेब से की थी। सिमिलैरिटी सिंपल है, दोनों को पता है कि किसके क्लोज होना है और किसको साइडलाइन करना है। द कैरेवन ने एक सीनियर बीजेपी लीडर्स के इंटरव्यू के बेसिस पर एक डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे मोदी ने पहले केशुभाई पटेल के साथ काम करके शंकर सिंह वाघेला को आउट किया, फिर नेशनल बीजेपी लीडर का यूज करके केशुभाई पटेल को ही साइड कर दिया। टेक्निक सिंपल है, पहले उन्हें यूज करो और जब काम हो जाए तो उन्हें साइड कर दो। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को एथिकल गवर्नेंस फॉलो करने को कहा तो मोदी एलके अडवाणी के ऑल क्लोज हो गए, लेकिन जब पावर कॉन्सोलिडेट हो गई तो अडवाणी भी सिस्टमैटिकली आइसोलेट कर दिए गए। 2014 में जसवंत सिंह को टिकट नहीं मिला, मुरली मनोहर जोशी को वाराणसी से कानपुर भेज दिया गया। 2019 में अडवाणी, जोशी और जसवंत सिंह तीनों को रेस्ट करने को कह दिया गया। यह वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को बनाया, नेचर किया, लेकिन लॉयल्टी मोदी के साथ नहीं थी। यह पैटर्न सिर्फ पार्टी तक लिमिटेड नहीं रहा। 2015 में एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि फॉरेन सेक्रेटरी सुजाता सिंह को प्री मैचुअली रिटायर कर दिया गया। एस जयशंकर शाह को डायरेक्टली फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया, बाद में वो एक्सटर्नल मिनिस्टर बन गए। उसी दौरान सुषमा स्वराज को की फॉरेन पॉलिसी डिसीजन से सिस्टमैटिकली दूर रखा गया। 2019 में द प्रिंट ने रिपोर्ट किया था कि राजनाथ सिंह को 8 में से 6 कैबिनेट कमेटी से हटा दिया गया। बाद में रिवीजन हुआ, लेकिन सिग्नल क्लियर था। लेकिन मोदी सिर्फ लोगों को साइडलाइन नहीं करते, डिवोशन दिखाओ और रिवार्ड मिलता है। निर्मला सीतारमण ने 2006 में बीजेपी ज्वाइन की थी, सिर्फ 11 साल में डिफेंस मिनिस्टर बन गई और 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर बन के बैठी। स्मृति ईरानी का राइज तो और भी ड्रामेटिक है। 2004 में उन्होंने मोदी से गुजरात राइट्स पर रेजिग्नेशन मांगा। 2 महीने बाद अडवाणी के घर डिनर हुआ, पीस बन गई और 2014 में अमेठी हारने के बावजूद एचआरडी मिनिस्टर बना दिया गया और 2019 में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर में बना दिया गया। अश्विनी वैष्णव, जो कि एक आईएएस ऑफिसर कॉर्पोरेट सेक्टर में और बिजनेसमैन है, 2019 में राज्यसभा एमपी बना दिया गया और 2021 में 3 मिनिस्ट्रीज एक साथ दी गई, रेलवेज, आईटी और कम्युनिकेशंस। ज्योतिरादित्य ने 2020 में कांग्रेस छोड़ी, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट गिरी, तुरंत उन्हें राज्यसभा में डाल दिया गया। अगले साल सिविल एविएशन मिनिस्टर उन्हें सौंप दिया गया। 25 अपोजिशन पॉलिटिशियंस जिन पर करप्शन चार्जेस थे, बीजेपी ज्वाइन करते ही 23 के चार्जेस क्लियर हो गए। मैसेज सिंपल है, कैपेबिलिटी या इंटीग्रिटी मैटर नहीं करती, लॉयल्टी करती है। यह सिस्टम जुडिशरी और इंस्टीट्यूशंस तक भी पहुंच गया। फॉर्मर सीजीआई राजन गोगोई ने गवर्नमेंट्स के फेवर में की जजमेंट दिए। रिटायरमेंट के 4 महीने बाद उन्हें राज्यसभा में सीट मिल गई। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दास ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवोशन है और इंस्टीट्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इंसान। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। हर कल्ट ऑफ पर्सनैलिटीज 3 पिलर पे खड़ी होती है। 3 केयरफुल क्राफ्टेड स्टोरीज, 3 मिथ जो बार बार रिपीट किए जाते हैं ताकि लोग उन्हें सच मान लें। पहला मिथ आता है गरीब चाय बेचने वाला का बेटा।
मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। तो जून 2013 में राइटर निरंजन मुखोपाध्याय ने मोदी पर एक बायोग्राफी लिखी। उसमें मेंशन किया गया कि जब मोदी 4 साल के थे वो वधानगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। तब से चाय वाला स्टोरी मोदी का स्ट्रगल रिजर्वेशन का कैंपेन बन गया। लेकिन आखिर यहाँ पे सवाल यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मोदी 1950s में पैदा हुए थे। उनकी चाइल्डहुड फोटोज देखिए, एकदम सूट वूट पहने हुए बच्चे की तरह वो दिख रहे हैं। अब ऑनेस्टली पूछिए अपने आप से ही कि 1950s में इंडिया में एक्सट्रीमली पुअर फैमिलीज के बच्चे ऐसे कपड़े कैसे पहनते थे। इंडिया टुडे ने मोदी के पुराने घर की फोटोज पब्लिश की। घर बड़ा नहीं है, लेकिन यह वो 1950s का एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिफ्लेक्ट करता है। मोदी के 4 भाई और 1 बहन है। 2014 के बाद उनके छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने क्लैरिफाई किया कि सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने वधनगर स्टेशन पर उसी कैंटीन को ब्यूटीफुल करने का इंस्ट्रक्शन दिया। इंडिया टुडे ने फोटोज के साथ क्लियर लिखा, यह वही टी स्टॉल कैंटीन है जो मोदी के फादर चलाते थे। रिसेंट CNN आर्टिकल में निरंजन मुखोपाध्याय ने खुद कहा कि मोदी के पॉवर्टी क्लेम्स ग्रॉसली एग्जैजरेटेड है। वो लिखते हैं कि मोदी के फादर के पास इतना पैसा था कि उन्होंने अपने सब बच्चों को स्कूल भेजा था, और अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वह फुल टाइम चाइल्ड लेबर नहीं हो सकता। कभी कभी स्कूल के बाद मदद करने आ सकता है, लेकिन ये रेलवे प्लेटफॉर्म सर्वाइवल स्टोरी नहीं है। तो फिर ये एग्जैजरेशंस क्यों? निरंजन कहते हैं क्योंकि एक आइडिया सेल करना होता है। रैशनली देखें तो लीडर का पुअर या रिच बैकग्राउंड इररिलेवेंट होता है। अच्छा हो या बुरा लीडर, दोनों जगह से आ सकता है। हिस्ट्री देखिए, पोल पॉट रिच फैमिली से थे, मुस्लोरी फैमिली ब्लैक स्मिथ का बेटा था, स्टेलिन के फादर कॉबलर थे, हिटलर भी पुअर फैमिली से पैदा हुआ था। पुअर बैकग्राउंड होना वेलफेयर का गारंटी नहीं होता। इंडिया में आज हम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स देख सकते हैं, कुछ कंपनीज के प्रॉफिट एक्सप्लोड हुए, लेकिन कॉमन सिटीजन सफर कर रहे हैं। लेकिन 10 सालों में अडानी जैसे लोग अनइमेजिनेबल लेवल तक अमीर हो गए, जबकि 800 मिलियन इंडियन 5 किलो फ्री राशन पर डिपेंडेंट हो। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन ने पुअर को और क्रिपल कर दिया है। मोदी अपने आप को पुअर का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं और राहुल गांधी को प्रिंस बोलकर इलाइट पोर्ट्रे करते हैं, जबकि राहुल गांधी ओपनली कहते हैं कि वो अडानी और अंबानी के बारे में सोचते हैं। मैं पुअर के बारे में सोचता हूँ। को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मैं आपका हूं, वो उनके हैं। मार्च की रिपोर्ट के हिसाब से इनकम इनइक्वालिटी 100 सालों में हाईएस्ट है, ब्रिटिश रूल से भी ज्यादा। राहुल ने कहा कि सिर्फ 5 सालों में 220 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालना गलत क्या है, लेकिन मोदी ने इस विजन को भी मजाक कर दिया। नमस्ते ट्रंप इवेंट याद है? 1600 फुट वॉल बनाई गई पुअर बस्ती छिपाने के लिए। G20 के टाइम में भी दिल्ली को स्लम्स ग्रीन स्क्रीन से पीछे छिपा दिया गया। पुअर को लिटरली ब्लेमिश की तरह ट्रीट किया गया। इसी के तहत ये पूरी दुकानें यहाँ से ढक दी गई हैं, जो थोड़ा झुग्गी टाइप घर थे। लेकिन इसलिए
पास 22 हेड गियर है। द प्रिंट, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस सब ने मोदी के वार्डरोब्स पर आर्टिकल लिखे। सिंपल बात यह है कि आप सिंपल रहना चाहते हैं, ग्रेट। आप लग्जरी पसंद करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ सेल करना यह प्रोपेगेंडा है। मोदी की पर्सनालिटी 3 मिथ्स पर खड़ी है: एक्सट्रीम पॉवर्टी, फैमिली सैक्रिफाइस और होली सिंप्लिसिटी। तीनों नैरेटिव्स केयरफुली मैनिपुलेटेड हैं। सच और एग्जैजरेशंस के बीच का गैप इतना बड़ा हो चुका है कि अब क्रैक्स दिखने लग गए। यह पर्सनल अटैक नहीं, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी है। लीडर्स को मसीहा बना दोगे तो डेमोक्रेसी पर सवाल कौन पूछेगा? और मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान नहीं, मनुष्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी जी है ना, साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। इस कल्ट ऑफ पर्सनालिटी में मोदी का सबसे बड़ा कार्ड है अपना फेस हर जगह प्लास्टर करना। बचपन में मैं सोचता था कि कोका कोला जैसी ड्रिंक्स टीवी पर इतने एड्स क्यों दिखाती है। सबको कोका कोला के बारे में पता है। बाद में समझ आया, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अगर तुम नहीं देखते तो नहीं सोचते। एक और रिलेटेड टैक्टिक्स है, जितनी ज्यादा देर तुम साइट में रहते हो उतनी ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। न्यूज़पेपर में नरेंद्र मोदी, रेडियो पे मोदी, टीवी चैनल्स पे मोदी, फेसबुक पर मोदी, पेट्रोल पंप होर्डिंग्स पे मोदी, रोड के साइड पे पोस्टर्स पे मोदी। गूगल एड्स को मिलियंस ऑफ रुपए दे के उनका फेस हर जगह दिखाया जाता है। सिर्फ ये नहीं, मोदी तो कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट भी थे। काफी जगह सेल्फी पॉइंट्स इंस्टॉल किए गए। 2022 की यह रिपोर्ट देखो। INB मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया था कि 8 सालों में गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट पे 64.91 बिलियन से ज्यादा स्पेंड किया है। उन्होंने हर दिन न्यूज़पेपर में एड्स प्रिंट करने के लिए 7.1 मिलियन पे किया गया। गवर्नमेंट फंड्स यूज हुए। एडिशनली पार्टी फंड से फंड्स आ रहे थे। प्लस प्रो गवर्नमेंट न्यूज एंकर जो दिन रात उनकी बूट लीकिंग करते थे। सिंगल जिम मॉरिसन ने कहा था कि जो मीडिया कंट्रोल करते हैं वो लोगों के माइंड को भी कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं तुम्हें नरेंद्र मोदी का वो साइड दिखाया जो व्हाट्सएप माफिया दिखाती है, केयरफुली कंस्ट्रक्टेड और कल्ट ऑफ पर्सनैलिटीज। बाकी आप इस वीडियो के बारे में और क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में बताओ, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।